ब्रेन। इसका लोकेशन कहाँ पे है? स्कल में। और स्कल कैसा काम करता है? प्रोटेक्शन, मतलब एक हेलमेट की तरह है, हेलमेट की तरह अल्टीमेटली प्रोटेक्शन दे रहा है। जो ब्रेन है वो 3 डिविजन्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले क्या है? फोर ब्रेन, देन मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन कहने का मतलब जो आगे का पोर्शन है वो मेरा फोर ब्रेन है, जो बीच में जो दिमाग है वो मिड ब्रेन, और जो सबसे पीछे की ओर है वो हाइंड ब्रेन है। ठीक। जो ब्रेन है, चलो नेक्स्ट स्लाइड करो। जो ब्रेन है वो कुछ लोब्स में डिवाइडेड है। लोब, तो जैसा जैसा जहां पे बोन्स है ब्रेन के स्कल में, वहीं वहीं पे लोब्स है। कौन से लोब्स है? सामने में कौन सा लोब है? मतलब बोन है सामने में, फ्रंटल लोब, देन पैराइटल, टेम्पोरल लोब एंड ऑक्सीपिटल। सारे फंक्शंस इसी लोब्स के अकॉर्डिंग डिसाइडेड है, फिर ब्रेन्स का एरिया है। ठीक। या तो डिवीजन करना है तो मैं कैसे करूं? 3 पार्ट में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, या नहीं तो लोब्स के अकॉर्डिंग, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब। ठीक। देखो भैया ये इमेज दिख रहा है, एंटिसिपेट कर पा रहे हैं इसमें? चलो को दूसरे छोटे वाले में दिखाता। इस पे क्लियर एंटिसिपेट कर पा रहे हो? ये आगे का पोर्शन है मेरा फ्रंटल पार्ट, ये नीचे का पोर्शन, ये देखो ये स्पाइनल कॉर्ड निकल रहे हैं, इधर से जो निकल रहा है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक। ये पीछे का पोर्शन है ऑक्सीपिटल वाला रीजन, और ये मेरा ऊपर का पोर्शन पैराइटल लोब। अगर मैं इसी को दिखाऊं ओरिजिनल स्कल में, तो एंटिसिपेट कर पा रहा है इसमें? ये क्या है? कौन सा लोब है? फ्रंटल। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ठीक। ये 4 लोब्स है। आपको जो भी डिप्रेशन दिख रहा है अंदर की ओर घुसने वाला, उसको सल्कस कहते हैं। तो ये जो है, ये जैसे ये मिड पे आ रहा है, इसको कहते हैं सेंट्रल सल्कस। और जो एलिवेशंस है जो ऊपर की ओर उठ रहे हैं, जैसे मान लो ये ऊपर उठा हुआ है अपने से, इसको गायरस कहते हैं। हाँ, सल्कस है, गायरस है और लोब्स है। इतना तक समझे? फोटो खींचोगे? लिख लिया? ये लिखे हो? लिखो लिखो।
अगर एंटिसिपेट कर पा रहे हो इस इमेज को, तो ये ब्रेन के अंदर का है। स्कल का इमेज देखो, स्कल का इमेज, ये स्कल के अंदर का पार्ट है। तो आउटर कवरिंग, स्कल के अंदर और ब्रेन के बीच में एक कवरिंग है, एक झिल्ली ऐसा दिख रहा है, हाँ? एक रैप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये देखो, इस ब्रेन और ये स्कल दोनों के बीच में स्ट्रक्चर है जो कवरिंग है। यहाँ पे अगर उसको बड़ा करूं तो जो आउटर कवरिंग है उसको ड्यूरामेटर कहते हैं। आउटर कवरिंग ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड ड्यूरामेटर, इनर कवरिंग इज कॉल्ड पायामेटर। और दोनों के बीच में जो स्ट्रक्चर है उसको आरेक्नॉइड स्पेस कहते हैं। मिडिल में जो स्ट्रक्चर है, अगर मैं इस तीनों को मिला दूं और एक नाम देना है तो क्या दूंगा? क्रेनियल मेनिंजेस। आउटर कवरिंग, इनर कवरिंग, आरेक्नॉइड स्पेस और सबको क्रेनियल मेनिंजेस कहूंगा। मोस्ट कॉमनली आपको कहीं पे अगर इंजरी हुआ है, यहाँ अगर चोट हुआ है तो सबसे पहले, वुंड हुआ है तो सबसे पहले इन्फेक्शन कहाँ पहुंचेगा? मेनिंजेस में, ड्यूरामेटर में। उस कंडीशन को कहते हैं मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस, आइटिस वर्ड का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, ठीक है? ऐसा कंडीशन होगा तो उसको मेनिंजाइटिस कहेंगे। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया अगर किसी को, या कुछ ऐसा सच इन्फेक्शन हो गया तो मेनिंजाइटिस कहेंगे उसको। इस टाइम पे ट्रीमर्स आता है, पेशेंट कांपता है, एपिलेप्सी जो अटैक आता है, सीजरल अटैक्स। मेनिंजेस और जो डिजीज है उसको कहेंगे मेनिंजाइटिस। ये यहाँ लिखा हुआ है मेनिंजेस। देख लिए? हाँ, फोटो है ना? हाँ ठीक। अगर इस इमेज में एंटीसिपेट कर पा रहे हो तो इसमें भी पता चल रहा है ये फ्रंटल है, ये क्या है? पैराइटल है, ये टेम्पोरल, ये पीछे वाला ऑक्सीपिटल। तो सारा लोब कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर्स में है। तो मोस्टली यहाँ देखो एच शेप का स्ट्रक्चर बन रहा है, एच। अगर मैं इसको अब हटा दूं, अब एंटीसिपेट कर रहे हैं एच, दिख रहा है ना? एच शेप का जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं टीरियन। मोस्ट कॉमनली रोड एक्सीडेंट्स में जो फ्रैक्चर होता है वो ये सिस्टम, ये सबसे ज्यादा डैमेज होता है। क्यों? हाँ, टीरियन फ्रैक्चर बहुत ज्यादा होता है। अब कहीं पे फ्रैक्चर हुआ है तो वहां पे क्या होगा? ब्लड का लॉस होगा, ठीक है? तो उसके बाद अल्टीमेटली क्या होगा? हेमरेज स्टेट। हेमरेज स्टेट में आएगा पेशेंट, ठीक है? इस कंडीशन में अगर यहाँ इस स्ट्रक्चर में फ्रैक्चर है वैसा है तो एक कंडीशन आता है
ठीक है, जिसको कहते हैं लूसिड नाम के एक साइंटिस्ट इसको डिस्कवर किया था, इसलिए कहते हैं लूसिड इंटरवल। हाँ, ये है टीरियन, यहाँ पे होता है मोस्टली कॉमन फ्रैक्चर, फ्रैक्चर से क्या होता है हेमरेज, इस कंडीशन को कहते हैं लूसिड इंटरवल। लूसिड इंटरवल का कहानी, पेशेंट गिरा, फिर उठेगा, होश में आएगा, फिर थोड़े 4-5-6 घंटे के बाद अचानक कोलैप्स कर जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ फ्रैक्चर है तो सबसे पहले पेशेंट को मूव कराना है MRI रूम, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, ठीक या नहीं। तो अब होते हैं हेमरेज। अब टाइप्स ऑफ हेमरेज भी बता देता है। देखो, ड्यूरामेटर समझ गए, अरेक्नॉइड स्पेस समझ गए, पायामेटर समझ गए, है ना। स्कल की कवरिंग है, ब्लड ब्रेन में फ्रीली कहीं मूव नहीं कर रहा, ठीक है, पूरे बॉडी में ब्लड कहीं भी फ्रीली मूव नहीं कर रहा। आप जो काटते हो तो क्या होता है, पेरिफेरल आर्टरीज, पेरिफेरल कैपिलरीज कटती है छोटी छोटी, तब ब्लड आती है। फ्रीली बॉडी में कहीं ब्लड मूव नहीं कर रहा है। ये भी पूरा सेक्शन है ब्रेन का, कहीं ब्लड नहीं है। लेकिन आप अचानक से कहीं पे इंजरी हुआ तो क्या होगा, आसपास रिस्पॉन्डिंग कैपिलरीज में चोट लगेगा तो वो ब्लीड करना स्टार्ट कर जाएगा, फ्रैक्चर होगा। तो ठीक है, अगर हल्का सा जो बाहर का है, अगर ड्यूरामेटर तक ही स्पेस है, ठीक है, उसके बाहर में है, तो यहाँ देखो क्रीसेंट शेप बन रहा है, या है ना, क्रीसेंट समझते भाई, समझते ना क्रीसेंट, नहीं समझते, ऐसा सी शेप्ड का आकार बन रहा है ना। ईद का आधा चांद, इनिशियल डेज ऑफ जो चांद, अमावस्या के बाद जब चांद स्टार्ट होता है तो वैसा क्रीसेंट शेप, उसको कहते हैं एपिड्यूरल हेमरेज। इतना डेडली नहीं है, ठीक है। पेशेंट अभी इसमें मोस्टली इसको हॉस्पिटल ले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है बच जाएगा। उसके बाद स्पेस आता है सब ड्यूरल स्पेस, ठीक है। सब ड्यूरल स्पेस पूरी तरह से सी फॉर्म में है, ऐसा है ना। क्यों सब ड्यूरल कहेंगे, क्योंकि वो ड्यूरामेटर को पार कर गया है। एपी वर्ड का मतलब पहले, सब मतलब कि नीचे, सब मतलब नीचे होता है हमेशा, ठीक है। तो वो सब ड्यूरल स्पेस को पार कर गया ऐसा कोई इन्फेक्शन, उसको सब ड्यूरल कहेंगे। अब उसके नीचे क्या रहता था, आरेक्नॉइड स्पेस। अब आरेक्नॉइड स्पेस में अगर सब आरेक्नॉइड, सब मतलब आरेक्नॉइड के भी नीचे अगर आ गया है ब्लड वैसा, तो उसको कहेंगे सब आरेक्नॉइड हेमरेज। सबसे लास्ट मोस्टली अगर ब्रेन के मेन एरियाज में, मतलब कि मिड ऑफ द ब्रेन में अगर पहुंच गया कुछ इन्फेक्शन, गलते हैं ब्लड, तो उसको इंट्रासेरेब्रल हेमरेज कहेंगे। सबसे ज्यादा डेडली कौन होगा इसमें, इंट्रासेरेब्रल हेमरेज, ठीक। इसी तरह से सेम आप MRI का फिल्म अगर देखे होगे, मूवी में देखे हो MRI का फिल्म, सिटी स्कैन तो नाम सुने होगे, सिटी स्कैन का फिल्म देखे हो ना, हेमरेज के बाद सिटी स्कैन कराते हैं तो ये ऐसा सेम शेप आता है, ठीक है। उसमें पता चलता है, डॉक्टर देखते हैं कि हाँ इस कंडीशन में है, मतलब ये एपिड्यूरल है, ये सब ड्यूरल है, मतलब इमरजेंसी सिचुएशन डिवाइड होता है, ठीक। क्लिनिकल असेसमेंट, फोटो लगे, चले। अब है, हमने डिस्कस किया था लोब्स, ठीक। अब जब मैं पूरा लोब बता दूंगा तो लगभग ब्रेन का सारा फंक्शन समझ में आ जाएगा, और अल्टीमेटली फिर मैं बता दूंगा कि फोर ब्रेन में कौन सा पार्ट होता है, सेरेब्रम, रेस्पोंडिंग थैलेमस, हाइपोथैलेमस, फिर मिड ब्रेन, फिर हाइंड ब्रेन में पॉन्स, मेडुला, है ना। तो समझ में आ जाएगा कौन किसका फंक्शन अल्टीमेटली। सबसे पहले है फ्रंटल लोब। क्लास में थे कल, कौन कौन थे, कौन थे रे कल क्लास में, तो था क्लास में कल, क्या बताया था फ्रंटल लोब के बारे में, आगे थी ना तू, क्या बताया था, एक वर्ड बताया था फ्रंटल लोब के बारे में, इसको कहते हैं मास्टर ऑफ क्या, कॉग्निशन,
मास्टर ऑफ कॉग्निशन। इस वर्ड का मतलब होता है कि जितना भी मेजर फंक्शंस है हम इंसान क्यों हैं, इसका डिसीजन फ्रंटल लोब के कारण आ रहा है। हम इंसान क्यों हैं? हरकतों से। हरकतें तो इंसान वाली है नहीं, है ना? कुछ भी याद नहीं है फ्रंटल लोब के बारे में बताया, तो कुछ भी याद नहीं है तो क्या हो गया? एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन ये बताया था, ऐसा कुछ याद है? कुछ भी, हाँ हाँ। एग्जीक्यूशन मतलब कि आपको एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में कुछ सोचने का जो एबिलिटी है, कुछ भी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में, अगर ये एबिलिटी का जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है सब मेरा फ्रंटल लोब में सिचुएटेड है। डिसीजन मेकिंग फॉर एन इंस्टेंट, अगर तुम आराम से कहीं चिल कर रहे हो, कुछ लेटे बैठे हो, अगर आराम से तुमको आके अचानक से बता दिया जाता है कि फादर कोलैप्स कर गए हैं, तो तुम क्या करोगे? दो कंडीशन हो सकता है, तुमको बहुत पसीना आएगा, बहुत टेंशन हो जाएगा, एबिलिटी हो जाएगा, यानी तो तुमको रोने का मन करेगा, लेकिन ये सब तुम कुछ करने वाले हो तभी नहीं। दैट्स एग्जीक्यूशन, मतलब कि लिमिट, तुम अपने ब्रेन को कंट्रोल कर रहे हो, उसके बाद दौड़ोगे उस सिचुएशन के पास, है ना? जब उस सिचुएशन में देखोगे अचानक से मान लो फादर बेड जमीन में लेटे हुए, तब क्या करोगे? हैं? रोना नहीं। रोगे तो तुम इंसान कैसे? रोना नहीं है। तब क्या करोगे? तुम इधर ये कर सकते हो, या तो तुम अगर मेरे फर्टिनिटी के होते तो तुम उनको सीपीआर देते, या तुमको नॉलेज रहता तो अगर तुम कार्डियो का क्लास किए रहते तो तुम उनको सीपीआर देते, नहीं तो तुम फोन उठाओगे, किसी रिलेवेंट हॉस्पिटल में कॉल करोगे या कुछ करोगे, उनको हॉस्पिटल तक मूव कराओगे, है ना? एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में जो एक्शन लिया जाता है उसको एग्जीक्यूशन कहते हैं, वो फ्रंटल लोब डिसाइड करता है। यूपीएससी या जितने बड़े एग्जाम्स हैं, इंटरव्यूज होते हैं, वो क्या चेक करते हैं? तुम्हारा एग्जीक्यूशन कैसा है। ठीक, अगर तुम्हारा जितना ऐसा एग्जीक्यूशन मतलब उतना अच्छा तुम्हारा थिंकिंग एबिलिटी। ये कहाँ से डिसाइड होता है? फ्रंटल लोब से। ये दूसरे किसी एनिमल में है नहीं, इसीलिए हम इंसान क्या है? अलग है। ठीक, एनर्जेशन एंड एनर्जेशन एंड मोटिवेशन। ठीक, इसका भी एग्जांपल कल बताया था, अगर तुम लोग को याद नहीं होगा तो। फॉर इंस्टेंट आप किसी से बात कर रहे हो अचानक, आजकल तो खैर व्हाट्सअप है, सभी है, यू आर डेटिंग अ गर्ल, ठीक, उससे कभी नहीं मिले, फर्स्ट टाइम कहीं किसी डेटिंग साइट पे मिले, बातचीत कर रहे हो, फर्स्ट टाइम जब उससे मिलने जाओगे तो उससे मिलने से पहले क्या एक प्रिपरेशन होगा दिमाग में? ऐसे बोलना है, ऐसे ऐसे करना, ये करना, ये करना। ये जो अपने आप का प्रेजेंटेशन है, जो अपने आप को तुम उसके सामने प्रेजेंट करोगे, वो पार्ट कौन डिसाइड करता है? तुम्हारा फ्रंटल लोब, दिस एनर्जी एंड मोटिवेशन, किसी भी चीज को करने का कि आई विल डू माई बेस्ट। ठीक, जल्दी लिखो साथ में। देख ले, अच्छा
तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट आप जो करोगे वो है बिहेवियरल रिस्पॉन्स। बिहेवियरल रिस्पॉन्स सबके फैमिली में एक आध ऐसा होगा अंकल जो परवेट होगा, ठरकी, है ना। तो भी आपका बिहेवियर सामने के प्रति क्या है, एक्चुअली क्या होता है, अब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वो क्या है मेरे नेचर में, बिहेवियर रिस्पॉन्स है, ठीक है। ऐसा कुछ लोग होते हैं जो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते हैं, फ्लश आउट कर देते हैं, ठीक। अंकल का स्टोरी मैं इसलिए लिखा क्योंकि मान लो एक आदमी है, वो बहुत नॉर्मल है, ठीक है, 40-45 साल तक बहुत नॉर्मल है। अचानक से क्या होता है, वो एकदम सज्ज आदमी था, सज्जन आदमी था, उसका पूरा समाज में पूजा जाता था, इज्जत किया जाता था। लेकिन अचानक से उसको क्या होता है, जब भी वो अदर जेंडर वाले को देखते, 45-50 साल तक कोई दिक्कत नहीं था, 50 अचानक से कुछ समय के बाद 6-7 महीने में ऐसा क्या होता है कि वो अपने जो भी अपोजिट जेंडर को देखता है तो उसको मोलेस्टेशन के बारे में, सेक्सुअल थॉट्स, एरोजल थॉट्स आने लगते हैं। उसको पता है कि गलत हो रहा है लेकिन वो उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो उसका बिहेवियरल रिस्पॉन्स अचानक से चेंज हो जाता है, ठीक है। ये तो उसके नेचर का चीज़ नहीं था, अगेंस्ट द नेचर हो रहा है ना। लेकिन सोसाइटी को क्या लगेगा कि ये परवेट है, ऐसा कोई दिक्कत है। तो या तो दो फॉल्ट हो सकता है, ये वो बाय नेचर डुअल नेचर का आदमी था जो सामने से कुछ और अंदर से कुछ और, है ना। सोसाइटी में से बहुत सारे अंकल्स हैं जो बच्चों को मोलेस्ट करते हैं, किड्स को मोलेस्ट करते हैं। या नहीं तो ऐसा हो सकता है कि उसके साथ कोई ऐसा लीजन हो गया है, कुछ ऐसा फॉल्ट हो गया है फ्रंटल लोब में, कोई इसको डिजीज हो गया है, साइकेट्रल डिजीज हो गया है, न्यूरोलॉजिकल कुछ डिसऑर्डर हो गया है। अगर न्यूरोलॉजिकल कोई पार्ट हुआ है तो कहाँ का डिस्टर्बेंस है, फ्रंटल लोब का। और फ्रंटल लोब क्या डिसाइड करता है, मेरा बिहेवियरल रिस्पॉन्स, ठीक। तो किसी अंकल के साथ ऐसा कोई दिक्कत, किसी के साथ अचानक से किसी के बिहेवियर में चेंजेस आए, तो उसको जज करने से पहले बहुत बड़ा स्टोरी होता है पीछे। साइकेट्रिक डिपार्टमेंट, न्यूरोलॉजिकल डिपार्टमेंट में पेशेंट से 1-1 घंटे साइकेट्रिस्ट बात करते हैं। क्यों करते हैं, पूरा डिटेल डालने के लिए। एक्चुअली ये इसके नेचर का चीज है या कुछ ऐसा सिस्टमिक फॉल्ट आ रहा है इसके अंदर। चौथा है आपके पास रीड पर्सन्स माइंड। ये एक ऐसा चीज है जो सिर्फ इंसान कर सकता है। ओ बाबा वाला नहीं, वैसे पर्सन्स माइंड नहीं रीड करना है, लेकिन तुम कुछ और सोच रहे हो या फिर मैं एक एक्सपेक्टेशन बना सकता है, ठीक है, सामने वाले के माइंड का परसेप्शन, ठीक है। वो जो एबिलिटी है वो किस में है, सिर्फ और सिर्फ इंसानों में है। कुत्ता सोच सकता है क्या कि अभी मेरे को खाना देने वाला है, जब तक तुम एक्शन नहीं करोगे, तुम मान लो उसका बाउल उठाओगे तो वो मूवमेंट करने लगता है, उसको समझ में आ जाता है, वो के थ्रू एक्शंस। लेकिन तुम समय हो रहा है, तुम सामने वाले से बात करो तो तुम बता सकते हो हाँ सामने वाला अभी उदास है, कुछ ऐसा सोच रहा है, कुछ रिलेटेड है, हाँ प्यार में है, उदास, पैसा नहीं है इसके पास, तो तुम सामने वाला से पूछते हो क्या आज कुछ मूड खराब है क्या, आज कुछ बात है क्या। वो एबिलिटी किसके पास है, सिर्फ इंसानों के पास। दैट्स रीडिंग पर्सन माइंड्स। पांचवा, आप जो फाइंड स्किल्ड मूवमेंट्स परफॉर्म करते हो, फाइंड स्किल्ड मूवमेंट, जो भी फाइन स्किल्ड मोमेंट्स आपको जो आता है, आप जो वो परफॉर्मेंस कर रहे हो, दैट्स ड्यू टू फ्रंटल लोब, ठीक। लेकिन ये जो लोब्स हैं बचपन से, इसको हम क्या कर सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं ना भाई। 2 साल का बच्चा ये सब चीजें नहीं कर सकता है, तो मतलब वो डेवलप कर रहा है तब ना वो कर रहा है। 3 साल का बच्चा ये तेरा दिमाग पढ़ सकता है, नहीं पढ़ सकता है, लेकिन 10 साल 11 साल का बच्चा कर सकता है, मतलब कि कुछ ना कुछ चेंजेस आया होगा उसके एबिलिटी में, थिंकिंग एबिलिटी में। तो उसी लिए अपन क्या करते हैं, बाहर से
एक्स्ट्रा मतलब सप्लीमेंट्स देते हैं, ट्रेन करते हैं, ब्रेन एक्सरसाइज कराते हैं या मेडिटेशन कराते हैं जिस टाइम पे बीटा वेव्स रिलीज होते हैं वे तो क्या होता है वो फ्रंटल लोब तुम्हारा सेंटर्स क्या होता है धीरे धीरे मतलब पूरा ब्रेन होगा एक्सट्रेंड। आप बॉडी बनाओगे तो क्या होगा पूरा बॉडी बनेगा ना, अल्टीमेटली ऐसा थोड़ा ना कि सिर्फ बाइसेप बन गया बाकी सब ठीक है। तो वो जो पूरा ट्रेनिंग एक्सरसाइज है वो अल्टीमेटली क्या करेगा तुम्हारे बॉडी के हर पार्ट्स को ट्रेन, ब्रेन के हर पार्ट्स को ट्रेन करेगा। और जब फ्रंटल लोब अपने लिमिट से ज़्यादा ट्रेंड हो जाएगा तो तुम क्या हो जाओगे, एग्जीक्यूशन अच्छा करने लगोगे। क्यों कहते हैं मेडिटेशन करो, पर्सन की माइंड रीड करने का अल्टीमेटली क्या, तुमको एक हाव भाव पता चलने लगेगा कि सामने वाला क्या चाहिए, तुम्हारा बिहेवियरल रिस्पॉन्स में चेंजेस आ जाएगा। अगर कोई बहुत नॉलेजफुल आदमी है या कोई बहुत मेडिटेट करता है वो सभ्य रहता है, आराम से बात करता है, ठीक है। जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है उसके लहजा बहुत नॉर्मल रहता है, वो आराम से रहता है। और जो थोड़ा बहुत सीखा रहता है वो कैसे चहकता है, वो उड़ता है। ये सब किसका पार्ट है, फ्रंटल लोब का। तो मैं अगर ट्रेन करूं तो इसको चेंज कर सकता, मतलब चेंज मतलब क्या, विथ एज वो ग्रेजुअली इंप्रूव हो सकता है। तो लेस देन 4 साल के बच्चे में ऐसा कोई एबिलिटी नहीं होगा। 4 साल का बच्चा को कुछ नहीं पता रहता है फाइन स्किल मोमेंट्स के बारे में। कुछ कर सकता है क्या स्किल्ड चीज, स्केच बना सकता है, लिख सकता है, कैसा लिखता है, दैट्स नॉट फाइन स्किल्ड मोमेंट्स। लिखो इसको। ठीक, लिख लिए, ये वाला भी लिख लिए ना। दूसरा लोब है मेरे पास दूसरा लोब है मेरे पास, क्या है ये, कौन सा लोब है, फ्रंटल लोब, ठीक है। दूसरा लोब कौन सा है मेरे पास, पैराइटल लोब, सॉरी पैराइटल लोब। तो पैराइटल लोब के कुछ फंक्शंस हैं। Ability to perform skilled movements is one function of frontal lobe. Ability to perform voluntary movements, ability to perform voluntary skilled movements, voluntary चीजें क्या होती है, फॉर एन एग्जाम्पल वॉलेंट्री स्किल मोमेंट्स में क्या क्या चीज कर सकते हो तुम, साला इज्जत वाला बात करना है। दैट्स स्किल्ड मोमेंट्स, स्किल्ड चीजें हैं वो सब। वो तो बहुत बड़ा स्किल है क्रिकेट खेलना, चलना सीखना होता है चलने के लिए, तो स्किल हुआ ना। सोने के लिए कौन सा वॉलेंट्री मसल चाहिए, वॉलेंट्री स्किल मोमेंट्स फॉर एन इंस्टेंट। मैं आपको कुछ वेट पकड़ाया हूँ हाथ में, ठीक है। तो क्या करोगे उसको, एक समय के बाद आप उसको रख दोगे किसी जगह पे, ठीक है। लेकिन या फिर मैं आपका हाथ यहाँ ले आऊँ तो हाथ को आप वापस क्या करोगे, नॉर्मल पोजीशंस पे ले आओगे। लेकिन जिसका वॉलेंट्री स्किल मोमेंट डेवलप है क्या होगा,
ऐसे होगा ना यार, कांपता है ना आते। तो जो ट्रीमर्स है वो, या फिर जो इतना भी वॉलेंटरी स्किल मूवमेंट्स है, वो किसका पार्ट है? पैराइटल लोब का पार्ट है। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर्स है आइडेंटिफाई करने का। आप कुछ देखे, दैट्स विजन, आइडेंटिफिकेशन। फेस रिकॉग्निशन, दैट्स आइडेंटिफिकेशन। कुछ सुन रहे हो, हियरिंग, उसको दिमाग में कॉर्टेक्स में भेजे, दैट्स सेंटर। ठीक, देयर हियरिंग को क्या लिखूं? साउंड। कलर, कलर ब्लाइंडनेस का नहीं बात कर रहा हूँ। कलर ब्लाइंडनेस आप जेनेटिक्स में पढ़े हुए, वो दूसरा चीज है। ठीक, अगर किसी चीज को आप, वैसा बहुत सारा हो सकता है, मान लो ऐसा बहुत सारा नॉर्मल फॉल्ट है, आपके घर में बड़े बुजुर्ग होंगे, बूढ़े होंगे, विजन और फेस अलग चीज है। विजन मतलब देखना, और फेस का मतलब कि रिकॉग्निशन का फेस का बात कर। आपके घर में बड़े बुजुर्ग लोग होंगे जो अपने घर के मेंबर्स का ही चेहरा भूल जाते हैं, अचानक से बोलते हैं ये कौन, ये कौन, देखो तू भूल जाता है। अलग, मैं बात किसी को आज देखा और भूल जाना नहीं, वो तुमको रोज देखते हैं और रोज भूल जाते हैं। रात में गुड नाइट करके बोले और सुबह अचानक से पूछे ये कौन आ गया घर में अचानक से, ठीक है ना। तो वैसा अगर कंडीशन होता है तो वो लीजन है ये। अगर ऐसा कोई फॉल्ट हो रहा है, उसको एक्चुअली में गोनोसिस कहते हैं। किसी भी चीज को पहचान ना पाना का कंडीशन को गोनोसिस कहते हैं। ठीक है, अगर कोई आपका फेस नहीं पहचान पा रहा, कुछ ऐसे साउंड्स होंगे जो नॉर्मल है, सुनते हैं लेकिन पहचान नहीं पा रहे, ऐसा नहीं समझ लेना कि लीजन है। इस लेक्चर के बाद बहुत सारा ऐसा लगेगा कि मेरे को ऐसा फॉल्ट है क्या। कलर, ये सब चीज जो नहीं पहचान पाना, विजन, ये सब किसका पार्ट है? आइडेंटिफाई करना किसका पार्ट है? पैराइटल का। नहीं कर पा रहे हैं उस कंडीशन को गोनोसिस कहते हैं। अगर ऐसे चीज, अगर आप इस चीज को नहीं परफॉर्म कर पा रहे हो तो ए पैरेक्सिया कहते हैं इसको। हाँ, ए पैरेक्सिया इसको, नॉर्मल कंडीशन को पैरेक्सिया कहते हैं। APARXIA। लिख लिए? इंसान सबसे ज्यादा किस चीज से परेशान है? अपनी इंद्रियों को जितना सुने हो क्या होता है? किस चीज के प्रति? तो जो इमोशन का सेंटर है वो क्या है मेरा? इमोशन इज एन रिलेशन ऑफ टेम्पोरल लोब। कुछ लोग इमोशनली वीक है, कुछ लोग इमोशनली स्ट्रांग है। ये सब किसका पार्ट है? दूसरा एक फैक्टर जो आपको जानवर से अलग कराता है, दैट इज खुद के बारे में अवेयरनेस होना। आप अगर पढ़े होगे सेल बायोलॉजी चैप्टर, तो उसका पहला लाइन लिखा हुआ है इंसान क्या है? सेल्फ कॉन्शियस है। एनसीईआरटी अगर पढ़े होगे तो उसका तीसरा चौथा लाइन में लिखा हुआ है सेल्फ कॉन्शियसनेस, वर्ड लिखा हुआ है। यहां मैं इसको सेल्फ अवेयरनेस लिख रहा। खुद के बारे में सब पता है ना। तीसरा सेक्सुअल बिहेवियर लिखा हूं यहाँ पे, वहां पे क्या लिखा था? सिर्फ बिहेवियर। सेक्सुअल बिहेवियर, इसका अल्टीमेटली बहुत सारा फैक्टर है। एक बहुत बड़ा फैक्टर है टेस्टोस्टेरोन का सर्ज होना, और भी बहुत सारे हार्मोन है। फीमेल में अलग हार्मोन, मेल में अलग हार्मोन्स का रिलेशन। ठीक,
आप जो स्मेल कर रहे हो दैट इज olfactory रिस्पॉन्स। दुनिया में किसी चीज का स्मेल नहीं होता है, आपको पता है? हाँ? नहीं, कि दुनिया में किसी भी चीज का स्मेल नहीं है। आप जो रोज स्मेल कर रहे हो वो रोज नहीं है, इंटेंसिटी है हर चीज की। पैरामीटर्स, आपका दिमाग उस पर पैरामीटर्स को जाके सेट कर देता है कि इस रेंज से इस रेंज का चीज अब ये रोज है, इस रेंज से इस रेंज का चीज एमोनिया है, इससे इसका ये फूड रिलेशन है। वो सबको धीरे धीरे, आपको मैं पहली बार कोई चीज स्मेल कराऊंगा तो आप पहचान पाओगे उसको? नहीं। दूसरी बार स्मेल कराऊंगा, क्यों? उसके साथ एक क्या बनाया आप? इंटेंसिटी के साथ एक मेमोरी फिट कर दिए, ये है। आप धनिया और जीरा में हमेशा कंफ्यूज करोगे उसके स्मेल में। क्यों करते हैं ना धनिया और जीरा के स्मेल में कंफ्यूज? हाँ, सिमिलर है। अगर मैं आपको सिमिलर कुछ भी चीज कराऊं, उसका लिक्विड में कराऊं फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में नहीं दिखाऊं तो कंफ्यूज कर पाओगे। तो तुम स्मेल को कहाँ पहचान पा रहे हो? तुम तो विजन के थ्रू उसको पहचान रहे हो, है ना? तो स्मेल कोई पैरामीटर नहीं है, वो एक इंटेंसिटी है। एक बहुत बड़ा फैक्टर है टेस्ट। टेस्ट को आप पहचानते हो, टेस्ट को आप रिकॉग्नाइज करते हो। सिर्फ एक ऐसा टेस्ट है जिसको आप पहचान नहीं पाते हो, दैट्स अजीनोमोटो। जितने भी फास्ट फूड खाते हो उसमें अजीनोमोटो होता है। तो सारे फास्ट फूड मेरे को क्या लगभग सब टेस्टी लगता है। सुनना, ऑडिटरी सेंटर। ऑडिटरी सेंटर किसके रिलेशन में है? टेम्पोरल लोब के रिलेशन में है। ऑडिटरी सेंटर से क्या जाता है? ईयर से क्या आया? साउंड, ठीक? उस साउंड में वाइब्रेशन, अगर ईयर उस ब्रेन तक पहुंच गया प्रॉपर, ठीक? अगर ब्रेन में कहीं फॉल्ट है, कुछ लोग सुन रहे हैं लेकिन समझते नहीं है। सुनना अलग होता है, समझना अलग होता है। तब आप उस चीज को कुछ इंटरप्रेटेट नहीं कर पा रहे हो, सुन ले रहे हो, मतलब कि ईयर में कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन इंटरप्रेटेट नहीं कर पा रहे हो। तो कहाँ पे फॉल्ट है? ब्रेन में। दैट्स वर्निकी एरिया। ब्रेन का एक पार्ट है वर्निकी एरिया, ठीक? एक और कंडीशन है इससे रिलेटेड, दैट्स हाइपर मेटामॉर्फोसिस। कल सुनाया था मैं, नहीं याद होगा? हाइपर मेटामॉर्फोसिस, हाँ सुनाया था ना कहानी यार, टीचर्स का, टीचर्स लव। कुछ है लोगों में क्या होता है, जवाब देना है लेकिन दे नहीं पाते, गलत देते हैं, बेचैनी में, अकबकाहट में, मतलब सब चीज करने का परफॉर्मेंस रहता है लेकिन सही परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। कुछ फ्रंट बेंचर्स होते हैं क्लास में, जवाब सब देते हैं लेकिन गलत जवाब देते हैं। दैट्स कंडीशन क्या? हाइपर मेटामॉर्फोसिस। जैसे आपको भी बहुत सारा चीज, अचानक से घर में कोई आया, रिलेटिव आया, तो तुमको लगता है कि कुछ तो तारीफ करे, कुछ ऐसा कर दूं, उसमें कुछ गलत कर जाते हो। हाइपर कंडीशन है ये सब, है ना? हाइपर वर्ड का मतलब क्या होता है? ज्यादा, उत्तेजना।